guys, I welcome you all on The Catalyst. आपका स्वागत है. So today we are covering each and every aspect. बहुत सारे important section we are going to cover, and I already want to declare that the all content will be from now and onwards will be displayed in English only. All the contents will be in English only, and I'll communicate to you in English and Hindi. That means in both the language, right? Parallelly, so that each and everyone can easily satisfied, right? तो यहाँ पर द कैटलिस्ट की हम लोग द कैटलिस्ट पर हम लोग बहुत अच्छे सेक्शन को देखते हैं. रेगुलरली क्लासेस आ रही हैं आपकी. बहुत से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, इन डेप्थ कवर करवा चुका हूँ. तो आप लोग करंट अफेयर्स के अपडेट्स के साथ साथ में दोस्तों आज आपको एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है मैं आपको बताऊं कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन वी विल डिस्कस 4 MCQs एंड दीज MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्या रूल होगा, किस तरह से आप आंसर देंगे, मैं आपको बताने वाला हूं. और डेली बेसिस पर आपको 4-5 MCQs डिटेल में हम लोग डिस्कस भी करते चलेंगे, राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की. सो आई थिंक ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर चल रहा होगा. एक बार कंफर्म कर लेते हैं. यस, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है. चलिए, सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर 19th May करंट अफेयर. और पहला आर्टिकल, पहला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है आज का, वो है अ प्ली फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट सीकिंग इंडिपेंडेंट कॉलेजियम फॉर मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन. अब तक क्या हो रहा था? अब तक प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था इलेक्शन कमीशन को. इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर, एक समय था जब केवल एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था जिसे इलेक्शन कमिश्नर ही कहा करते हैं. वर्तमान में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और इसके 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर, राइट? तो ये इस तरह की एक बॉडी है. और यहां पर आपको ये बात समझनी होगी कि बिफोर दिस द प्रेसिडेंट अपॉइंट द इलेक्शन कमिश्नर एंड ऑन द सजेशन ऑफ द मंत्री परिषद, मतलब जो मिनिस्ट्रल काउंसिल है उसके द्वारा अपॉइंट किया जाता था. मतलब वो रिकमेंड करते थे प्रेसिडेंट को, राइट? लेकिन हाल ही में व्हाट वी हैड सीन 255th लॉ कमीशन रिपोर्ट आई और वहां पर क्या सजेशन दिया गया, हम लोग उस पर सभी पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट किसने ये प्ली फाइल की है. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनजीओ है, द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म has submitted its petition that the appointment of the member of election commission is done on whims and fancies of the executives. executives क्या होते हैं? जो कार्यपालिका है, executives जो एग्जीक्यूट करते हैं, राइट? लाइक मंत्री परिषद. यदि हम लोग सेंटर में बात करें दैट मीन्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी बात करें. स्टेट की बात करें दैट मीन्स अगेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, सो कंसर्न्ड स्टेट, राइट? तो डेमोक्रेटिक एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म इस ऑर्गेनाइजेशन है और इन्होंने जो एडवोकेट का चुनाव किया है वो है प्रशांत भूषण. आप जानते हैं प्रशांत भूषण को, राइट? और इसके तहत जब एनजीओ ने फाइल किया, इसने बताया कि इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, it is violating the article 14 and right to equality, right, and 324(2) of the constitution. जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब परिस्थितियां अलग थी. आज हमें एक कॉलेजियम की जरूरत है. तो यहां पर हम लोग बात करेंगे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या रिकमेंड भी किया है. ठीक है, चलिए. तो आर्टिकल 14 डील्स विद राइट टू इक्वालिटी एंड आर्टिकल 324(2) gives the power to the president to appoint the member of election commission. The plea further said that the poll body, beside being responsible for conducting free and fair election, देखिए भारत की एक सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी मानी जाती है, आपको पता होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो भी उसे एम्यूलेशन मिलता है, मतलब जो पेमेंट इत्यादि मिलता है, ईच एंड एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ये बिल्कुल सिमिलर होता है और उसको हटाने के लिए भी इम्पीचमेंट प्रोसेस की आवश्यकता होती है. तो जब हम लोग इस लेवल का
एक इम्पार्शियल बॉडी की बात कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहे हैं, what we need free and fair election, and there should be an impartial person who should not be inflicted to any political party or inclined to any political party. So also carries out quasi judicial function between various political parties including ruling party. So ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्योंकि अल्टीमेटली द डिसीजन ऑफ एनी पोल, यदि यहाँ पर कुछ भी रॉन्ग डूइंग हुआ है, सो इट इज ऑल अप टू इलेक्शन कमीशन की whom टू रिजेक्ट, राइट। तो यहाँ पर जो पेटिशन ने जो हवाला दिया है, द पेटिशन साइट्स दैट 255th लॉ कमीशन रिपोर्ट दैट रिकमेंडेड दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन member should be made by the president in consultation with 3-member collegium, not with the consultation of minister of council, है ना। so selection committee में कौन कौन होंगे? फर्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तब ये एक इम्पार्शियल बॉडी के रूप में काम करेगा। आई थिंक पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा, है ना। एडीआर नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये पेटिशन फाइल की है और प्रशांत भूषण इज द एडवोकेट इन दिस प्ली। तो देखिए प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है। सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पर ही होता है। दैट सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके विम्स एंड फेंसीज के बिहाफ पर, राइट। उनका फेवर्ड पर्सन भी कह सकते हैं आप। तो काफी हद तक वो इनके फेवर में जो भी डिसीजन होते हैं वो काफी हद तक इनके फेवर में, चूंकि उसकी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द रूलिंग पार्टी हो जाती है। एज अ जनरल रूल सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर, और सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर का मतलब क्या, मान लीजिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर्ड हो गया, हट गया, कोई भी रीजन रहा, 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनमें से 2 इलेक्शन कमिश्नर में से जो सीनियर मोस्ट है ही विल बी अपॉइंटेड एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ कमीशन रिपोर्ट। आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। लॉ कमीशन ने क्या रिकमेंड किया, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बेस्ड ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, बट दैट हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड येट, और इसे अभी तक स्वीकारा नहीं गया है। आई थिंक बड़ा सिंपल सा आर्टिकल है, आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखिए भारत का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट निवेश जुड़ा हुआ था एक ऑयल फील्ड, एक गैस प्रोडक्शन फील्ड है, फैजार्ड बी गैस फील्ड है, और यहां पर ईरान गेव अ सेटबैक। और इसके पीछे कारण क्या है, लंबे समय से ड्यू टू द अमेरिकन सैंक्शन इंडिया प्रॉपरली निवेश नहीं कर पा रहा है, और भारत की जो अप्रोच है काफी हद तक लेक क्लस्टर हो गई यहां पे, एंड दैट इज व्हाई दे गिविंग इन सेटबैक टू इंडिया बाय गिविंग द नोट टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गैस फ्रॉम फैजार्ड बी गैस फील्ड। तो यहां पर क्या है, ईरान ने 17 मई को हैंडओवर कर दिया जो फैजार्ड बी गैस फील्ड है टू पेट्रोपार्स, अ डोमेस्टिक गैस प्रोड्यूसर। जबकि इस फैजार्ड बी में खोजने में काफी हद तक मदद की थी इंडिया की विदेश लिमिटेड ने, ओएनजीसी जो विदेश लिमिटेड है उसने बहुत मदद की थी। तो आपको एक बार थोड़ा सा मैं छोटा करके आपको दिखाना चाहूंगा ताकि एकदम पिक्चर क्लियर हो जाए। 1 मिनट का समय दे दीजिए। सो ये है ईरान। ईरान का जो ये हिस्सा है, राइट, ये है फैजार्ड बी, इससे ऊपर है फैजार्ड ए, और यहां पर इसके नीचे बहरीन है, और ये फील्ड जो है इस लोकेशन पर लोकेटेड है फैजार्ड बी। और भारत ने इसमें रिसर्च करने में बहुत काफी मदद की थी, राइट। चलिए, तो पर्शियन गल्फ आपको समझ में आ गया होगा, कतर, कुवैत, बहरीन, लोकेशन आपकी यहां पर क्लियर है ना। काफी हद तक नॉर्दर्न वाले जो ये ईरान का साउदर्न पार्ट, राइट, यहां पर है फैजार्ड बी। तो ईरान गेव अ सेटबैक टू इंडियाज एनर्जी टाइज एज ओएनजीसी विदेश लिमिटेड हैड अनअर्थेड द गैस फील्ड इन 2000। हमारे ओएनजीसी विदेश लिमिटेड हैज अनअर्थेड इन 2000
and has been part of continuing cooperation on the front, and we are continuously helping. And what happened, the 3,500 square kilometer Farsi block sits in the water depth of 20 to 90 मीटर on the Iranian side of the Persian Gulf. तो एक पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि दिस होल इज इन पर्शियन गल्फ, जो फारस की खाड़ी हम लोग हिंदी में कहते हैं. सो इनिशियली OVL ONGC विदेश लिमिटेड हैज 40% ऑपरेशनल इंटरेस्ट एंड साइंड द एक्सप्लोरेशन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट. एक्सप्लोरेशन का मतलब है कि खुदाई करके पेट्रोल को निकालने का काम, फॉर द ब्लॉक ऑन December 25, 2002. And other partners that were included were Indian Oil Corp IOC with 40% stake, Oil India Processing remaining 20% stake. But what had happened? Now they have given all the extraction part and each and everything to Petropas. That is a domestic gas producer of Iran. और वो जरूरी भी था, लंबे समय से वो डेडलॉक में, गतिरोध में पड़ा हुआ था. सो यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी. सो यहाँ पर अब हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है अपने आप में, फेजार्ड बी गैस फील्ड, एंड द फर्म सबमिटेड मास्टर डेवलपमेंट प्लान. और हमारी जो ये कंपनीज हैं, इन्होंने मास्टर डेवलपमेंट प्लान ऑफ फेजार्ड बी गैस फील्ड इन अप्रैल 2011 टू द इरानियन ऑफशोर कंपनी IOOC and then appointed authority of NIOC for growth of Fezard B gas field. So इस तरह से काफी हद तक भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक सेटबैक होगा, क्योंकि यदि हमारा इफ वी वर देयर, यदि वी विल बी देयर, सो डेफिनेटली वी कैन डिप्लोमेटिकली अचीव cheaper cost gas, and we are continuously working in that place. So why this had happened? Fezard B gas field in Farsi region and discovered by OVL, which is located between Iranian and Saudi territory. ये भी आपको याद रखना है, it is in Persian Gulf between Iranian and Saudi territory. This deal with Petropars were done in Iran despite India's long establishment collaboration regarding the gas field, and is indicative of the result of US sanction. There is a US sanction on Iran India Energy Corporation. Why this sanction? Because P5+1, that sanction, Iran US nuclear deal. If Iran will develop its own nuclear weapon, in that case America will sanction each and everything in Iran. So which had been significantly reduced during Donald Trump administration. Yes, in the Donald Trump administration we were getting some relief. आपने देखा होगा, India got some relief but China didn't, because Donald Trump, we can convince Donald Trump and diplomatically handle the issue, and that is why in those era, right, we can import the oil from Iran. So some relaxation was there. It was indicated by the authority that foreign talks on the Fezard B block had become difficult because of the sanction. So Fezard B block, बहुत देखिए, बहुत मेहनत की, and ultimately we are lacking this, and this is because of so timely these things had been happen and changing situation. So we will not lose the hope, and we'll soon do something, and diplomats will do something in this regard. This deal will make a start of daily production of 28 million cubic meter of gas. So this is huge over 5 years. राइट, चलिए अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन? ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन क्या है दोस्तों? आई वॉन्ट टू टेल समथिंग. वी विल हैव अ वेरी लॉन्ग लेक्चर टुडे, सो दैट आई कैन कंक्लूड ईच एंड एवरी टॉपिक्स इन द बैकलॉग. जितने भी बैकलॉग में टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लिया जाए. तो मैं ब्रीफ में बता देता हूँ ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन क्या होता है. वेन एवर अ पर्सन कंसिस्ट ऑफ 2 डोजेज, जब भी किसी व्यक्ति को 2 डोजेज ऑफ द कोविड वैक्सीन लग चुकी है, स्टिल देयर मे बी इन्फेक्शन, एंड दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन फिर भी होता है, दैट इज ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन. एंड मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूं. 2 से 2 to 3% out of 10,000 in India, who got
2 doses of the vaccination, still they got positive. In America, it is around 5,000 plus people among 7.5 million person. 7.5 मिलियन का मतलब है 7.5 करोड़. 7.5 मिलियन का मतलब है अराउंड 75 लाख लोगों को, 75 लाख लोगों पर रिसर्च किया गया, उनमें से 5,000 प्लस गॉट इन्फेक्टेड, राइट. Still they have 2 doses of vaccination. So public health expert recently announced increase of breakthrough infection, और इसके पीछे रीजन क्या बताया जा रहा है, जो म्यूटेंट वेराइटीज हैं, जो पूरी तरह से बदला हुआ स्वरूप आ रहा है, ट्रिपल म्यूटेंट हो सकता है, 4th म्यूटेंट, इतना ज्यादा म्यूटेंट हो जाए. म्यूटेंट का मतलब क्या है कि जब भी ये वायरस हमारे शरीर में जाता है, शरीर के अनुसार अपने आरएनए के फॉर्म को चेंज करता रहता है, और लगातार इतना तेजी से जो ये स्प्रेड आउट हुआ है, तो अपने स्वरूप को, अपने शेप को और अपने इंटीरियर पार्ट को ये बदलता रहता है, आरएनए को बदलता रहता है. इसका इंटीरियर पार्ट तो बदलता ही है, साथ में इसके जो एक्चुअल में कोरोना, जिसे हम लोग कोरोना बोलते हैं, द स्पाइक्स, ये अपने स्पाइक के फॉर्मेट को बदल लेता है. और जो एंटीबॉडीज हैं, यदि इसने अपने स्पाइक के फॉर्मेट को मान लीजिए ऐसा ना करके ऐसा कुछ कर लिया, तो इसके लिए हमारे पास एंटीबॉडीज नहीं होंगे. एंड दिस इज व्हाट म्यूटेंट वेराइटी. तो आई थिंक ये बात सारी समझ में आ गई होगी, है ना. सो 2 वैक्सीन जिसके लग गई है आफ्टर 2nd डोज भी, देखिए ICMR ने क्या बोला, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, 2 to 3 ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन पर 10,000 इन्फेक्शन. और वहीं हम लोग अमेरिका की बात करें तो 5,814 कोविड ब्रेक थ्रू फाउंड आउट. मैंने 7.5 गलत बोल दिया, 75 मिलियन वैक्सीनेटेड. जब मैं 75 मिलियन की बात कर रहा हूं, माफी चाहता हूं मैं इसके लिए, 75 मिलियन का मतलब क्या होता है, इट इज 7.5 करोड़. 7.5 करोड़ लोगों को जो 2 वैक्सीनेट कर दिया गया 2 बार अमेरिका में, उनमें से 5,814 अगेन पॉजिटिव पाए गए. सो दिस इज द ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन. और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, फर्स्ट रीजन, ये आप सारे कारण रीजन जो है ना बिल्कुल याद रखेंगे, बिकॉज दिस पॉइंट कैन बी रिटन इन द एग्जामिनेशन. सो सबसे पहला है एज. एज में क्या होता है, आपको पता होगा कि WBCR 2 टाइप्स, T सेल एंड B सेल. एंड यहां पर नेव B सेल और नेव T सेल जो न्यूली नेसेंट नहीं बनती हैं, वो कभी भी ओल्ड एज में नहीं बनती हैं. एंड दीज नेव सेल आर वन दैट रेस्पॉन्ड टू न्यू पैथोजन. तो जो नया पैथोजन है उसको रेस्पॉन्ड करती, दैट द इम्यून सिस्टम हैज नॉट येट एनकाउंटर्ड. तो इम्यून सिस्टम ने यदि किसी नई चीज को एनकाउंटर्ड किया है तो वो उसको रेस्पॉन्स नहीं कर पाती है. एज इज द वन फैक्टर. अनदर इज एंटीबॉडी इंटरफेरेंस. द मैटरनल एंटीबॉडी इन द इन्फेंट लिमिट्स द एफिकेसी ऑफ इन्फेंट इम्यून सिस्टम. देखिए, जो माता के अंदर एंटीबॉडी है वो लिमिट कर देता है एफिकेसी ऑफ द इन्फेंट इम्यून सिस्टम. मतलब जो नवजात है उसके जो शिशु का जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है. क्यों? क्योंकि मैटरनल एंटीबॉडीज में है यदि, तो एंटीबॉडी इंटरफेरेंस बोला जाएगा माता और बच्चे, मदर एंड जो इन्फेंट है, छोटा बच्चा है. सो इम्यून सिस्टम इज नॉट कंप्लीटली एक्टिवेटेड एंड इट प्रोड्यूस लेस एंटीबॉडी. और जब इम्यूनिटी में इस तरह का कुछ आता है तो कंपैरेटिवली बच्चे में लेस इम्यूनिटी होता है, और इसके कारण भी ये हो सकता है. वायरस इवोल्यूशन, जो म्यूटेंट फॉर्मेट बन रहा है, ये सबसे बड़ा कारण है इसके पीछे. और एक और देखिए, हम लोग जब वैक्सीनेशन की सप्लाई करते हैं, मैं बात करूं कोविशील्ड की, पुणे से मान लीजिए दिल्ली पहुंच रही है. इन द मीन टाइम एक भी जगह टेम्परेचर मान लीजिए आपको पता है 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए कोविशील्ड का जो टेम्परेचर है वैक्सीन का. इफ दिस टेम्परेचर बिकेम लाइक 15, 20 for half an hour or 1 hour, in that case what will happen? This temperature, so maintaining the vaccine temperature are highly important if the vaccine is kept in the expiration date. Many times this happens stored in incorrect temperature, the vaccine loses its potency. कई बार weak, कई बार क्या होता है डोज की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, कई बार ऐसा बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रीजंस.
द वैक्सीन डोजेज आर फिक्स्ड बेस्ड ऑन एज एंड वेट। आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारी जो वैक्सीन है हमारे उम्र और हमारी भार के अनुसार, सो appropriate vaccine doses are also important. If the patient receive lower dose than the recommended, then there will be no adequate immune response. The very important point. So according to age and weight, it is decided that how much quantity of the vaccine will be insert into the body of any person. सो वैक्सीन विद वीकर स्ट्रेन, कई बार क्या होता है वैक्सीन वीकर स्ट्रेन के भी बना लिए जाते हैं, आपको पता है ना। कई बार ऐसा रॉ मटेरियल यूज कर लिया जाता है पुअर क्वालिटी, फेल टू एंश्योर द फ्यूचर इम्यूनिटी। सो दिस इज ऑल द रीजन। एंड आपको आई थिंक कवर हो गया होगा ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। सिमोराग जो सुपर कंप्यूटर है, सिमोराग सुपर कंप्यूटर ये ईरान ने बनाया। ईरान के इससे पहले के जो सुपर कंप्यूटर है इससे ये 100 टाइम्स ज़्यादा ताकतवर है, राइट, मोर पावरफुल 100 टाइम्स। और सिमोराग का मतलब होता है कि जो फोनिक्स नाम की जो चिड़िया है ना, जिसके अग्नि विंग्स ऑफ फायर होते हैं जिसके, राइट, फोनिक्स। सो ईरान रिसेंटली लॉन्च्ड सुपर कंप्यूटर बेस्ड कॉल्ड सिमोराग एंड दिस सुपर कंप्यूटर इज 100 टाइम्स मोर पावरफुल देन प्रीवियस इरानियन सुपर कंप्यूटर। सिमोराग सुपर कंप्यूटर has been named after phoenix like bird called सिमुरग, वहां पर सिमुरग कहते हैं। सो सिमुरग, आपके लिए मेरे को एक प्रश्न भी है, आप में से कौन मुझे बताएगा एक प्रश्न? ताउक्ते जो अभी तूफान आया है ना, इसका जो नेम है वो किस कंट्री ने दिया है? एक बार आप सोचिए, याद कीजिए, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। एंड व्हाट डज इट मीन ताउक्ते? ताउक्ते का मतलब क्या होता है? जैसे एक बार हुदहुद के बारे में पूछा गया था, चिड़िया हुदहुद, उसके नाम पर ओमान ने एक साइक्लोन का नाम रखा था। तो हुदहुद वहां की एक चिड़िया है, तो वैसे ही ये ताउक्ते क्या है? सो सुपर कंप्यूटर हैज बीन नेम्ड आफ्टर फोनिक्स लाइक बर्ड। सिमोराग सुपर कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन तेहरान। तो अमीर कबीर यूनिवर्सिटी के द्वारा कैपिटल ऑफ तेहरान में बनाया गया, लोकेटेड एट द ईरानियन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिसर्च सेंटर। आप समय समय पर देखते होंगे कि ईरानियन जो साइट्स होती है, कंप्यूटर्स होते हैं, उनको बहुत ही भयंकर तरीके से हैक कर लिया जाता है इजराइल के द्वारा। जैसे नतांज का आपने एग्जाम्पल सुना होगा, नतांज साइट जो थी। तो कैपेसिटी पे हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि भारत का नहीं है, इसलिए इतना पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सुपर कंप्यूटर को इमेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्कलोड, ट्रैफिक एंड वेदर डेटा के लिए यूज किया जाएगा। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन क्लाउड होस्टिंग, लोकल प्राइवेट फॉर्म। क्लाउड होस्टिंग के लिए आपने को पता होगा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है ना। तो आपके लिए एक और प्रश्न मैं छोड़ के जा रहा हूं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। क्लाउड कंप्यूटिंग, बहुत सारे टर्म्स हैं कंप्यूटर में, जैसे न्यूरल नेटवर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं वो आपको जरूर आज ही सर्च करने, टुडे ओनली, व्हेनेवर यू वॉच दिस वीडियो। सो क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग, है ना, एंड डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग क्या है? बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी जो है ये, है ना, एथेरियम, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है। डॉज क्रिप्टो करेंसी बाय इलॉन मस्क, दैट इज स्पेस एक्स वगैरह की तरफ से जो आई है। डॉज, लिब्रा क्रिप्टो करेंसी, उनकी जो टेक्नोलॉजी उस पर भी आपको अध्ययन जरूर करना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो आई थिंक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब से यूएस का सैंक्शन हुआ, व्हाट इज स्पॉटलाइट? पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं व्हाट इज स्पॉटलाइट। So US had imposed a sanction on Iran and the doors of business is completely closed to the country. Spotlight, right? US has imposed anti-terrorism trade sanction and has been trying to slow down its nuclear program for decades. और धीरे धीरे क्या कर रहा था, अमेरिका कोशिश कर रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्लो कर दिया जाए, और ऐसा किया भी। एंड इसीलिए ईरान शुड हैव गॉट द यूएस चिप यूज्ड इन द सुपर कंप्यूटर, क्योंकि कंटिन्यूअसली वो ऐसी मदद कर भी रहा है। कई बार
नेगेटिव इमेजेस भी आती हैं कि दे आर नॉट वर्किंग टुवर्ड्स द stopping the nuclear programs in Iran, but somewhere America is provided these chips for this Simurgh supercomputer. Iran will never disclose its hardware specification. ईरान कभी भी डिस्क्लोज नहीं करेगा, गुप्त तरीके से ये पहुंचते हैं। अमीर कबीर यूनिवर्सिटी के बारे में आपको याद रखना है, तेहरान आपको लोकेट करना है मैप पर, और देख लीजिए जब बात आ रही है 32 नोड पीसी बेस्ड इंटेल पेंटियम प्रोसेसर की और 216 AMD कोर्स की और AMD इंटेल, तो इंटेल कहाँ की कंपनी है दोस्तों? इंटेल इज ऑफ यूएसए, सिलिकॉन वैली में इसका मुख्यालय, राइट। अब देखिए ईरान देखिए जब फास्ट और सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उनकी मदद से ना बिटकॉइन माइनिंग भी हो सकती है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यही होता है, अलग अलग लोकेशन पर दुनिया के अलग अलग कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में जो ताकतवर चलने वाले जो कंप्यूटर्स हैं वो एक तरह से नोड का काम करते हैं फॉर द प्रोसेसिंग एंड माइनिंग ऑफ द बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसी. So such kind of supercomputer can also be used in Iran for the Bitcoin mining facility to buy required raw material from US and other countries, and most of these are illegal under the sanction imposed against the country. ये illegal है लेकिन गुप्त तरीके से, क्योंकि फेवर तो सब देश को एक दूसरे का लेना होता है, चाहे वह कॉवर्टली ले या ओवर्टली ले, खुले तौर पर ले, ठीक है. अभी पिछले दिनों में ये देखा गया कि अप्रैल मंथ का जो WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो सबसे पहले तो ये है कि विच डिपार्टमेंट रिलीज द होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, और WPI में मेनली क्या रहता है, मेनली हमारी जो खाद्य सामग्रियां वो उसका जो वेट है, उसका जो भार है वो ज्यादा है. सो द डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड रिसेंटली रिलीज्ड. So Department of Promotion of Industries and Internal Trade released the month of April 2001 Wholesale Price Index WPI for the month April 2021, और यहाँ पर stood at 128.1, और इसका जो बेस ईयर है, that base year is 2011-12. बेस ईयर का मतलब जिसके आधार वर्ष मानते हुए, बेस ईयर मानते हुए we calculate that how much WPI in percentage increased. So this one is the base year, right? We will soon change this, and we will convert it into 2015-16 in the next year, right? So we will change the base year. So what we had seen, the annual rate of inflation of WPI in April month was 10.49%. It is much more higher, and suddenly how it became? What we had told, हमने जो FRBM एक्ट है, FRBM एक्ट, according to that what should be the inflation rate? inflation rate क्या होनी चाहिए? 4% plus minus 2. this should be the inflation rate. जो महंगाई दर है वो यह रहनी चाहिए. इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है, तो इसका मतलब ये है 2% to 6%. This should be the inflation rate, but we had seen 10.49%. It is much more higher, 4.49% higher है. तो ऐसा क्यों हुआ? Why it is so? So inflation rate is high in the month mainly because the price rise in the crude petroleum oil. Crude petroleum oil जो इंटरनेशनल मार्केट में पर बैरल जो पेट्रोलियम मिलता है उसके प्राइस हाइक होने की वजह से हमने भी इसलिए लोकल मार्केट में पेट्रोल के प्राइस को बढ़ा दिया. आपने देखा होगा जैसे चुनाव होने के बाद में पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़े. ऑल्सो द प्राइस राइज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड फूड. मैन्युफैक्चर्ड फूड की कॉस्ट बढ़ गई थी, इसलिए ये राइट हमारे सामने देखा गया. तो आपको 3 पॉइंट्स जरूर कवर होने चाहिए. ग्रुप ऑफ कॉमोडिटीज, हमने WPI जो मेजर करते हैं उनमें मेनली हम लोग 3 अलग अलग ग्रुप के अकॉर्डिंगली कमोडिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो पहला तो है प्राइमरी आर्टिकल, राइट. प्राइमरी आर्टिकल्स में क्या आता है, जैसे जो हम लोग
प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त करते हैं, जैसे मिनरल्स, क्रूड पेट्रोलियम, फूड एंड आर्टिकल, जो प्राइमरी सेक्टर्स हैं। सेकंड आता है हमारा, वो है फ्यूल एंड पावर, जो मतलब हम लोगों को जो सप्लाइड फ्यूल मिलता है। और यहां पर आप बोलेंगे यहां पर क्या है, ये क्रूड ऑयल है जो हमने नेचर से, देखिए आपको पता होगा इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी सेक्टर। तो व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर? जो डायरेक्टली नेचर से जुड़ा हुआ है, हम लोग खनन कर रहे हैं, उत्पाद, एग्रीकल्चर, राइट, क्रूड ऑयल एटसेट्रा। सो प्राइमरी आर्टिकल, दीज आर प्राइमरी आर्टिकल्स। सेकेंड इज फ्यूल एंड पावर। तो आपको ओवरऑल याद रखना है, अप्रैल में 10.49% है ना। और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट 3 में डिवाइड किया गया, सब डिवाइड, एक तो प्राइमरी प्रोडक्ट, फिर फ्यूल एंड पावर, एंड थर्ड वन इज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। द इंक्रीज इन द कैटेगरी वाज मेनली कंट्रीब्यूटेड, और जो इंक्रीज हुआ है मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय फूड प्रोडक्ट, बेसिक मेटल, केमिकल, और जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनके कारण ये लगातार देखा गया कि बढ़ता चला गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जल जीवन मिशन, हर घर जल। तो जल जीवन मिशन का पूरा नाम क्या है? हर घर जल, जल जीवन मिशन, हर घर जल। और मैं आपको यह भी बता दूं, जो अप्रैल मंथ की योजना मैगजीन है, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन वाटर मैनेजमेंट, वाटर स्कैर्सिटी मैनेजमेंट, watershed management, Atal Bhujal Yojana, etc. So this April month magazine is completely based on your water management, and this section will be important for GS paper. So you must cover the April month Yojana magazine. I am covering here on the Catalyst platform. So Jal Jeevan Mission 5,968 crore recently released. क्या है जल जीवन मिशन 2024 तक, अप टू 2024, every rural household in India will get the tap water connection. That means पेयजल पानी, जो पोर्टेबल वाटर है, वो उनके घर तक पहुंचेगा। और रिसेंटली इन May 17, 2021, यूनियन गवर्नमेंट रिलीज्ड 5,968 crores of rupees to implement Jal Jeevan Mission fund was released to the 15 states, और ये 15 अलग अलग राज्यों के लिए रिलीज किया गया है। सो दिस इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। सो 15 अलग अलग राज्यों में ये जल जीवन मिशन प्रोग्राम के लिए फंडिंग है, लेकिन दिस इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉर द 4 टू बी रिलीज्ड इन 2021-2022. सो ग्रेजुअली वी विल work in this dimension. So fund allocation, out of total fund allocated under the Jal Jeevan Mission, 93% be utilized in developing water supply infrastructure. And this is very important, because then only we will have tap water, because there must be a proper infrastructure in the region, in the state wise, right? 2% in the water quality monitoring. Somewhere there is percentage of fluoride is more, any kind of sulfur is more in the water. In that case 2% will be on quality monitoring, and surveillance activities, निगरानी रखने के लिए on the support activities. So this is all about the structure, that how the fund will be allocated, right? चलिए, The central fund released based on the output of the scheme in the state, और जैसे जैसे आउटपुट आएगा स्टेट का, वैसे वैसे फंड को रिलीज कर दिया जाएगा। और ये एक बहुत अच्छी इंसेंटिवाइज्ड स्कीम होती है, दैट स्टेट विच इज वर्किंग वेरी नाइसली, उसे अलोकेशन है ना, ठीक है। सो ज़्यादा होगा तो स्टेट वर असेस्ड इन टर्म्स ऑफ टैप वाटर कनेक्शन, कितने टैप वाटर कनेक्शन। सो 2021 GOI allocated 50,011 crore to Jal Jeevan Mission, and thus in all 1 lakh crore rupee will be invested in providing tap water supply to rural homes. तो ये सभी जो हैं प्रोसीजर किए जा रहे हैं, राइट। तो जल जीवन मिशन आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हाउ विल द फंड विल हेल्प द करंट कंडीशन। एक तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा,
ग्रे वाटर ट्रीटमेंट को इंक्रीज करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इट? ग्रे वाटर, हमारे घर से जो अशुद्ध पानी निकलता है उसके लिए ट्रीटमेंट हो जाए, और ट्रीटमेंट हो जाने के बाद में हम लोग उसे एग्रीकल्चर फील्ड में यूज कर सकें। दिस इज ग्रे वाटर। जो वेस्ट वाटर है उसमें से वेस्ट को निकाल लिया जाए जो हमारे घरों से निकल रहा है, एक्सेप्ट सम जो स्लज है, मतलब जो हमारा स्टूल है एक्सेट्रा, उनके अलावा जो पानी है उनको हम लोग किस में यूज करेंगे? ट्रीट करने के बाद में एग्रीकल्चर। सो इट विल इंप्रूव द ड्रिंकिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इट विल इंक्रीज द डिमांड फॉर पाइप, टैप, फॉसेट, मोटर्स, ये डिमांड बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इट विल हेल्प इन मेंटेन इन विलेज वाटर सप्लाई, और इसमें से कई जिलों में, कई गांवों में जो आंगनवाड़ी है और जो स्कूल्स हैं वहां पर तो ऑलरेडी सभी जगह पानी को पहुंचाए जाने की कवायद कर दी गई। सो करंट सिनेरियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, टिल सो फार इन इंडिया अराउंड वैसे मैंने जो रिसेंटली पढ़ा है वो 19.09 करोड़ हाउस होल्ड है एग्जैक्टली। यदि बात करूं तो मैं इन जनरल ले लूं तो 20 करोड़ ऑफ हाउस होल्ड आर देयर इन इंडिया। Among these, 4.17 crore of household have been provided with the tap water supply in the country under this scheme. 7.41 crore rural household are getting potable water. So it will be increased up to 7 to 8, right? चलिए, तो अगला एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आपने एक चीज जरूर सुनी होगी, आपने यदि सुना है या नहीं, INS सागर धवानी। सागर धवानी ये भारत का DRDO की मदद से बना हुआ एक ओशियन पेट्रोल व्हीकल भी, कई बार ओशियन पेट्रोल व्हीकल्स भी होते हैं, कई बार क्या होता है ओशियन रिसर्च व्हीकल्स भी होते हैं। तो ये ओशियन रिसर्च व्हीकल है INS सागर धवानी। इसी तरह से अमेरिका ने भी एक ओकियानोस एक्सप्लोरर नाम का एक US का रोबोटिक नेविगेशन टैग टू एक्सप्लोर ओशियन फ्लोर, और ओशियन फ्लोर में भी कौन सा? हेडल जोन। ये हेडल जोन क्या होता है इस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जो समुद्र में ट्रेंच होती है, सबसे नीचे का जो गर्त होता है वहां हेडल जोन होता है, जहां पर तो उसका अभी तक हमने कभी भी रिसर्च अध्ययन नहीं किया कि व्हाट टाइप ऑफ फ्लोरा फोना आर देयर एंड व्हाट ऑल टाइप्स ऑफ मिनरल्स एटसेट्रा वी कैन। तो इसके लिए हम US ने एक रोबोटिक नेविगेशन टैग ओकियानोस एक्सप्लोरर शिप बिल्ड किया है, एंड किसके द्वारा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपको पता होगा आर्कटिक रीजन को रिसर्च करने के लिए NOAA ने एक सैटेलाइट भी रिसेंटली भेजा था। तो मुझे बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सैटेलाइट? दैट वाज आल्सो, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ दैट सैटेलाइट टू रिसर्च द ओशियंस एंड आर्कटिक रीजन, राइट? इट डिपार्टेड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ कैनेवेरल इन फ्लोरिडा। सो इट हैड बीन डिपार्टेड, और ये अपना काम करना शुरू करने वाला है। ओकियानोस एक्सप्लोरर ऑन ए 2-week एक्सपेडिशन ऑफ द ओशियन एक्सप्लोर, ये 3D मैप करेगा, एंड द रीजन विच आर अनएक्सप्लोर्ड यट, अभी तक जो अनएक्सप्लोर्ड है दैट इज हेडल जोन। अभी मैप में दिखाता हूं किस प्रकार, एक डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। सो इट इज टू कंडक्ट अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑटोनोमस वाटर vehicle called Orpheus. Orpheus robot is a new class of submersible robot that will help in identifying the scientific feature on the sea floor. तो देखिए यहां पर आपको ये चीज दिख रही होगी कि जो अपर रीजन है वो तो होता है फोर्टिक रीजन, जो 200 मीटर तक है। ओशन में 200 मीटर तक फोर्टिक रीजन होता है, उसके बाद एफोर्टिक रीजन जहां पर लाइट नहीं जा पाती। तो यहां पर ये जो है लिटोरल क्षेत्र है। लिटोरल क्यों? क्योंकि अभी यहां पर जो ये ज्यादा गहरा नहीं है, इट इज नॉट एबिस्मल। एबिस्मल का मतलब होता है गहरा, एंड इट इज शैलो। सो शैलो रीजन इज लिटोरल, एंड लेटर इट विल बी सब लिटोरल,
एंड फाइनली वी विल रीच एबिस. एबिस्मल का मतलब क्या होता है? एबिस का मतलब गहरा. एंड दिस ट्रेंच, दिस द डीपेस्ट पॉइंट इज कॉल्ड हेडल, राइट. और इन जनरल दिस रीजन इज कॉल्ड बेंथिक जोन, द मिडल वन, right? Benthic zone. So you need to understand for geographical perspective these some terms, and these are what? First pelagic zone, the upper one, फिर epipelagic zone, फिर mesopelagic zone, bathypelagic zone, and abyssal pelagic, and finally the heddle, right? Finally the heddle. And the deepest point of the world is what? That is Mariana Trench in Pacific Ocean. So one more thing I have already cleared: abyssal zone, heddle zone, है ना, bathyal zone, and different type of species according to this photic zone. Photic zone में different species लेते हैं, जैसे blue shark etc., man of the water turtle etc. Twilight, जहाँ पर थोड़ा सा अंधकार होता है वहाँ पर octopus, sponge, hatchet fish, and so different kind of animals will be there, right? तो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपको क्लियर हो रहा होगा. जहां तक कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, देन लेटर इट विल बी पेंथिल जोन, राइट. लेटर इट विल बी व्हाट? इट विल बी बेथियल जोन. ठीक है, चलिए. सो आई थिंक ये चीजें क्लियर हो रही होंगी. तो ऑर्फियस आपको सबसे इंपॉर्टेंट है. ऑर्फियस याद रखना है, रोबोटिक आर्म, अमेरिकन एक रिसर्च व्हीकल है. यूजुअली अ लार्ज हाई पावर लोकेशन फाइंडिंग इक्विपमेंट सच एज सोनार. तो सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसकी मदद से क्या है? डार्क सी बेड. It will require to navigate in the dark seabed. Unlike such equipment, Orpheus use low power system of cameras. सोनार की बजाय ये लो पावर सिस्टम ऑफ कैमराज, लाइट along with the advanced software. It is lighter than deep sea submersible. जो गहरे समुद्र में जो समरसिबल लगाई जाती है उनसे लाइटर होगा. इट इज ओनली 250 किलोग्राम्स. ये रोबोटिक जो डिवाइस है वो हेडल जोन में नीचे की तरफ जाएगी, राइट. वन मोर थिंग, इट इज डिजाइन टू निम्बल. निम्बल क्या होता है? क्विक एंड लाइट मूवमेंट करेगा. मूव इजीली इन द रग्ड एंड ब्रोकन अनइवन रॉकी सरफेस. आपको पता होगा नीचे का किस प्रकार से सरफेस होगा. सो इट विल इजीली मूव इन दैट. दिस काइंड ऑफ एनवायरमेंट इज यूजुअली इनएक्सेसिबल इन द मोस्ट ऑफ द डीप सी व्हीकल. और इस तरह की चीजें ये एक्सेसिबल हो जाएंगी. इस प्रकार के रोबोटिक डिवाइस का यूज इसीलिए किया जा रहा है, राइट. तो हेडल जोन पर हम लोग बात कर लेते हैं. हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं what is heddle zone. Heddle zone is the deepest region of the ocean, and from 6,000 meter to 11,000 meter, 11,000 meter around ही जो है मैरियाना ट्रेंच का डेप्थ है. Recently 5 deep expedition was launched to explore the deepest point of the 5 ocean of the earth. 5 जो अलग अलग महासागर हैं, that is Arctic, Antarctic, Pacific, Atlantic and Indian Ocean. तो उनके लिए ये एक्सप्लोर किया गया है, राइट. चलिए, वी हैव डिस्कस दैट देयर इज अ यूएस ग्लोबल टास्क फोर्स ऑन कोविड-19 which is helping India by providing various ventilators. So it is US Global Task Force and the external minister, right? So आपको बताना है who is our current external affair minister, and he was also the ambassador in China. He is a diplomat. He was a retired IFS officer. तो बताइए what is the name of him, and very diplomatically he is tackling the external affairs of India. So India recently held a discussion with US Global Task Force on pandemic response. He discussed about the priorities of India in vaccine and pharmaceuticals and oxygen. So US India Business Council to make 3 immediate action in this pandemic. So this US India strategic partnership, due to this task force,
There are some actions like thousands of ventilators will be delivered to India, 25,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन्स, आपने सुना ही होगा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन्स आजकल सिंगापुर से भी आ रही हैं. Create Chief Human Resource Officer India Action Group. The group will provide practical information and ideas to help Indian people. So overall it will help. और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भारत को जो मदद करने के लिए द ग्लोबल टास्क फोर्स ऑन द पैंडेमिक रिस्पॉन्स इज अ न्यू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. व्हाट इज इट? Global Task Force on the Pandemic Response is a new public-private partnership. It is organized by US Chamber of Commerce and is supported by Business Roundtable. And the 3-person, Sundar Pichai from Google, Puneet Ranjan from Deloitte Company. Deloitte Company के बारे में आपको मैंने previously भी बताया था. Deloitte Company जो है जितने भी टैक्सेशन लॉ से संबंधित जो भी हैं बिजनेस लॉ से संबंधित तो उसको डील करता है Deloitte. शांतनु नारायण, ही इज द सीईओ ऑफ एडोबी. एडोब रीडर मैं आपको एडोब में ही पढ़ा रहा हूँ, अभी देख लीजिए, है ना. इनके भी इंडियन ओरिजिन ही कौन है, सीईओ हैं, राइट. तो इन ये सब जो हैं आगे आए हैं, मदद कर रहे हैं. मोर देन 16 बिजनेसेस हैव जॉइंड दिस टास्क फोर्स वेंटिलेटर इनिशिएटिव एंड ऑल द बिजनेस विल प्रोवाइड 30 मिलियन USD टू सपोर्ट द हेल्थ केयर ऑफ इंडिया. सो इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव. ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में मदद कर रहे हैं. हमने भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के जो सप्लाई की थी मेडिसिन की, तो वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव था भारत की तरफ से. सो कंट्रीब्यूशन बाय यूएस कॉर्पोरेट सेक्टर, यूएस हैज सो फार सेंट 25,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर. सो दिस इज अ नाइस इनिशिएटिव, राइट. अब हम लोग बात कर रहे हैं जो इटालियन ओपन है 2021 का, वो राफेल नडाल ने जीत लिया है. आपके लिए एक प्रश्न है कि राफेल नडाल बिलोंग टू विच कंट्री, एंड दिस इज हिज 10th टाइटल. तो राफेल नडाल ने जीत लिया. द फाइनल्स हैड हेल्ड बिटवीन राफेल नडाल एंड नोवाक जोकोविच एंड इट इज ऑल्सो नोन एज रोम मास्टर. रोम का मतलब क्या है, कैपिटल ऑफ द ईरान, एंड दैट इज वाई रोम मास्टर. सो जैसे कि पता ही है आपको, स्पेनिश टेनिस स्टार हैं, स्पेन के हैं राफेल नडाल, और नोवाक जोकोविच इज सर्बियन टेनिस प्लेयर, सर्बिया के हैं. और राफेल नडाल had won 20 Grand Slam, 13 French Open titles so far. His record is winning has been maximum in the clay court. देखिए अलग अलग प्रकार के clay court होते हैं. सो अलग अलग कोर्ट में, स्ट्रॉन्ग कोर्ट, अलग अलग तरह के कोर्ट से क्ले कोर्ट में राफेल नडाल हमेशा जीतते हैं. ही इज एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, राइट. चलिए, तो एक बात और पता होनी चाहिए, देर आर सम ग्रैंड स्लैम एंड दीज आर फ्रेंच ओपन, Australian Open, Wimbledon, US Open. So these Australian Open, these are the Grand Slam. Recently, basically what happens actually in the December month, if we need to select a Miss Universe around in December 2020, this should be held, this event should be held. But due to the pandemic, this organized on 16th May 2021 in the Florida, United States. What? To select the Miss Universe of, Miss Universe. So Andrea Mez, the name is Andrea Mez, who is from Mexico, crowned the Miss Universe tag, and on May 16, 2021 in Florida. It was cancelled first time in 2020 due to the COVID-19 pandemic. So Andrea Mez beat 74 contestants. That means there were total 75 contestants. Julia Gama of Brazil was the runner-up. But that is more than sufficient. And India's Adelina Castellino. देखिए एडलिना कैस्टेलिनो, आपको ऐसा नाम लग रहा है कि ये इंडिया की कैसे हैं. यस, इंडिया की मिस इंडिया जो होती हैं उन्हें भेजा जाता है, और शी इज एडलिना कैस्टेलिनो एंड शी वर अमंग द टॉप 4. शी बिलोंग्स टू कर्नाटका एंड, है ना. सो एडलिना कैस्टेलिनो, राइट. सो यहां पर कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स भी आए. यहां पर मिस म्यांमार ने बोला कि द कू इन द म्यांमार, जो तख्ता पलट हुआ है वो
दे शुड बी ड्रॉ द अटेंशन टू दिस वर्ल्ड। और इसी प्रकार से मिस सिंगापुर ने ऑल्सो सम पॉलिटिकल कमेंट किए कि व्हाट वी हैड सीन इन, आपने सुना होगा व्हाइट मैन बर्डन्स एंड व्हाइट मैन आर मोर पावरफुल, दिस काइंड ऑफ सिनेरियो। सो शी फ्रॉम सिंगापुर टोल्ड स्टॉप एशियन हेट। तो ये कुछ इवेंट्स भी इस पूरे मिस यूनिवर्स के कॉन्टेस्ट में गरमाए थे मुद्दे, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नाउ व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, आपको पता होगा इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं कंपैरेटिवली कॉस्टलियर हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है उनकी कॉस्टली पड़ती है। अब चाइना के सोलर जो पैनल्स हैं इत्यादि बहुत चीपर होते हैं। सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग हियर, इंडिया के लगभग 15 to 20% ज़्यादा कॉस्टली होते हैं सोलर पैनल। सो व्हाट वी हैव सीन, चाइना, थाईलैंड, वियतनाम एटसेट्रा, दीज कंट्रीज आर डंपिंग द चीपर material to India, and that is why our local market is collapsing, and that is why the Ministry of Commerce has recently initiated the anti-dumping investigation against China. Is it clear? Vietnam and Thailand, the investigation is against the import of solar cell from these countries. The investigation has been started by Ministry following application submitted by इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। इनको नुकसान हो रहा होगा एंड दैट इज व्हाई दे सबमिटेड द एप्लीकेशन। सो व्हाट इज द इशू, सोलर सेल आर बेसिकली इंग्रेडिएंट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर मॉड्यूल। सोलर मॉड्यूल्स जो होते हैं उसमें ये एक बेसिक इंग्रेडिएंट्स मटेरियल का काम करते हैं। द सोलर सेल दैट आर बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना आर 15% to 20% लेस एक्सपेंसिव as compared to that of solar cell produced in India, and this is affecting the business of solar module produced using locally available raw material, and ultimately it is increasing the price of domestic solar modules। और इसलिए उनको क्या हो रहा है, लगातार डोमेस्टिक जो मार्केट है वो कोलैप्स हो रहा है कुल मिला के, बिकॉज कंपैरेटिवली चीपर है ये, राइट। बिकॉज जो लोकली रॉ मटेरियल है वो कंपैरेटिवली कॉस्टलियर हो जाता है ना। सो अर्लियर पहले भी इस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्शन ले चुका है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2018, देखिए दिस इज वन ऑफ द रीजन जो अभी जो एक ट्रेड समझौता हुआ था आसियान देशों से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद आसियान, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये आप लोग जरूर लिंक कर सकते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो आसियान देशों से हुआ था, जिसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, चाइना इंक्लूड था, ऑस्ट्रेलिया भी इंक्लूड हो गया, न्यूजीलैंड भी इंक्लूड हो गया। लेकिन जब आपको पता होगा कौन कौन से देश मैंने आपको नाम लिए हैं, देखिए 10 तो आसियान के ऑलरेडी कंट्रीज हैं ही हैं, और 6 देश कौन कौन से थे जिनको आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना था। तो सबसे पहले जापान, साउथ कोरिया, उसके बाद में चाइना, फिर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। बट इंडिया हैड रिजेक्टेड दिस प्ली, इंडिया को बहुत मनाया गया, कन्विंस किया गया। दिस इज द रीजन व्हाई, बिकॉज इंडिया प्रोडक्ट विल नॉट एग्जिस्ट इन देयर मार्केट, बिकॉज इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है कंपैरेटिवली कॉस्टलियर है, एंड दैट इज व्हाई वी रिजेक्टेड द। सो लेकिन हमें कहीं ना कहीं हमारे मार्केट को इस प्रकार से इंप्रोवाइज करना होगा, एंड दैट इज व्हाई इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रोड्यूस लिंक्ड इंसेंटिव्स, PLI, प्रोड्यूसर लिंक्ड इंसेंटिव्स। ये मदद करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव लाया कि 17 से 18 अलग अलग एरियाज में भारत सरकार इन्हें मदद करेगी ताकि इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो सके। And India can also be a export hub in manufacturing of different goods. So the government of India in 2018 had imposed 25% of safeguard duty. अच्छा, हम लोग safeguard duty नहीं लगा सकते थे जो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में यदि शामिल हो जाते थे, है ना, सोलर इंपोर्ट फ्रॉम मलेशिया एंड चाइना, एंड दिस वाज लेटर एक्सटेंडेड टू जुलाई 2021 रेट अप टू 15%, ताकि जो 15 से 20% का जो चीपर मटेरियल भारत में आ रहा है वो अगेन उसी कॉस्ट का हो जाए, ताकि लोकल
जो, लेकिन ये जो पॉलिसीज हैं देखिए, ये केवल इट इज जस्ट सेविंग आर entrepreneurs, but entrepreneurs need to create a new dimension and a new research so that the product should be cheaper and they could exist in world level. So this is the necessary requirement here. So anti-dumping investigation against import solar cell from Malaysia, Taiwan, China was initiated by government of India. So this is not the first time, we had already done earlier action, मैंने आपको क्लियर कर दिया. सो यहां पर देखिए एक और स्कीम जो मैंने आपको बताई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स 4,500 करोड़, और ये स्कीम सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में भी मदद करने वाली है. चलिए, सो देखिए कुछ बैकलॉग्स में कंटेंट रह गए थे, मैं उनको भी कवर करना चाहता हूं, ब्रीफली कवर कर देते हैं. International Day of Living Together in Peace. This day is celebrated on 16th of May, and this is celebrated by United Nations and several other organizations in the different part of the world. And if we will learn about what is it, this International Day of Living Together in Peace, the day is celebrated to achieve international cooperation, promoting respect for human rights, freedom for all, irrespective of race, caste, sex, religion, language. So United Nations proclaimed the decade 2001 to 10 as the International Decade for Cultural Peace and Non-Violence for the Children of the World. So this is all about the historical background. तो ये कुछ points आपको याद रखने. What United Nations proclaimed regarding this. So the International Day of Living Together in Peace was established to protecting the succeeding generation from war. युद्ध से रोका जा सके, है ना. 1997 United Nations passed a resolution to celebrate the year 2000 as the International Year of Culture and Peace. ये कई बार इस प्रकार के points preliminaries में आ जाते हैं. In 1999, the United Nations adopted a resolution called the Declaration and the Program Action on Culture of Peace. It serves as universal mandate to promote culture, peace and non-violence. तो यहाँ पर decade भी मनाया गया है, International Year of Culture and Peace भी मनाया गया. So it is a very important day, and why? There should be no discrimination and the succeeding generation should be protected by the war, right? तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज अ डिफरेंट, दिस डे इज डिफरेंट, राइट. इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज डिफरेंट एंड वी सेलिब्रेट इट ऑन 16th of September. ये भी आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स इज वर्किंग in all those region countries where is situation is very tough, like a dictatorship is there. देर इज सम गृह युद्ध छिड़ गया है, राइट. गृह युद्ध का मतलब है वहां पर लोकल रीजन में. सो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1945. देर आर 90,905 एक्टिव यूनिफॉर्म पर्सनल, एंड वंस इंडियाज पर्सनल्स, भारत के कर्मचारी सबसे ज्यादा थे. करंटली आई थिंक बांग्लादेश, और आपको ये भी बात पता होनी चाहिए, जो यहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स है उसमें जो पर्सनल्स काम करते हैं उनको ब्लू बैरेट या ब्लू हेलमेट, क्योंकि ये ब्लू कैप पहनते हैं, ब्लू कलर्ड हेलमेट एंड बैरेट्स जो कैप होती है हेलमेट, एंड ए सॉफ्ट राउंड कैप, और ये सभी जगह शांति को स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं, है ना. जैसे करंटली यूएन पीस कीपिंग फोर्स अप्लाइड इन दी South Sudan is facing a problem right now. South Sudan, there is a great problem there. So UN peacekeeping fund, all the countries are providing funds, United Nations are providing the funds. अमेरिका में एक कंट्रोवर्शियल बिल पारित हुआ है. इट इज अ कंट्रोवर्शियल बिल, हार्ट बीट बिल. Whenever we'll talk about a baby which is in womb, and if it became 6, if the baby
came to 6 week of gestation, in that embryo the heartbeat will be started. And American, in this controversial bill, what American government want to tell, that if heartbeat is started of an embryo, then there will be no abortion. So this is a controversial bill. So यहाँ पर देखिए वन ऑफ द स्टेट, देखिए सभी राज्यों को अपना हक है अमेरिका में कि बिल को पारित करवाने का। तो नॉर्थ डकोटा become the first state in USA to pass the heartbeat bill. However, Supreme Court of the US held the law unconstitutional, क्योंकि 6th वीक में जरूरी नहीं है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं अलग अलग देशों में। इंडिया में अलग अलग रीजन है ना, अलग अलग प्रोविजन है। इंडिया के अंदर जो प्रोविजन है वो 20 वीक का है, 20 वीक का है ना। 20 वीक का मतलब अराउंड 4 to 5 मंथ है ना, 16 to 20 वीक। इन स्पेशल केस 24 वीक में भी। लेकिन whenever we will talk about 24 week, around 5 to 6 month baby, if we are aborting that baby, that means it consists life and it is unethical. Second point is, if there is abortion of 24 week child in the womb, right, so what will happen, mother will also get severely affected, maybe there may be a mortality death as well. So that is why some points we should know about India. Later several other states also passed this, like Ohio, Louisiana, Georgia, Alabama, Missouri, right? So these all states also passed this bill. And ये इन्होंने बिल कैसे पास किया भाई? बाइबल बेल्ट, देखिए आपको पता होगा कैथोलिक चर्च है वहां पे अमेरिका में, और कैथोलिक्स आपको पता होगा क्लोन वगैरह हम लोग क्यों अलाउ नहीं करते हैं, हम लोग क्यों क्लोन को अलाउ नहीं कर रहे हैं अब तक। वन मोर थिंग, व्हाई देयर इज नो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी सक्सेस। स्टेम सेल, यूजिंग द स्टेम सेल टेक्नोलॉजी वी कैन रिवाइव द लाइफ। सो मेनी ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिस्ट is facing problem because the Catholic Church of America don't want this, because it is unethical, because when anything has life we cannot kill, and if we are killing that is a crime. Is it clear? So southern region of the United States are socially conservative. Socially conservative का मतलब क्या है? वो अभी थोड़ा सा पुरातनवादी हैं, कंजर्वेटिव हैं, प्राचीन बातों को मानते हैं। इन दीज state the church attendance is higher than the nation average. So MTP लॉ क्या है आपको पता होगा। MTP लॉ भारत के अंदर 1971 में, और इसमें अमेंडमेंट किया गया 2020 में। सो दिस बिल इज, देखिए यहां पर नॉर्मली हमने क्या बोला है, प्रेजेंट लॉ क्या है, 20 वीक तक हम इंडिकेट करते हैं, और यदि 12 वीक तक का जो बेबी है, ये इंडियन केस बता रहा हूं मैं आपको, जो एक बिल आया था MTP। सो यहां पर जब हम लोग बात कर रहे हैं, सो इट इज अप टू 20 वीक। सिंपली एक मेडिकल ऑफिसर के द्वारा रिकमेंड किया जाएगा, यदि 12 वीक तक के अंदर अंदर यदि कोई अबॉर्ट करवाना चाहती है, कोई महिला अपने फैमिली के साथ, मतलब एक आपसी सामंजस्य कंसेंसस के साथ, इफ देयर इज अ गुड कंसेंसस, सो ओनली 1 मेडिकल ऑफिसर इज रिक्वायर्ड। इफ 20 वीक, देन 2 मेडिकल ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड, राइट, इन नॉर्मल केस। बट इफ एनी सर्वाइवर हैविंग रेप, सर्वाइवर बियॉन्ड 20 वीक, इन दैट स्पेशल केस, और यदि हो सकता है कि फेटल एबनॉर्मेलिटी है, मतलब जो फीटस है वुम में, उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी हो, वो बाद में पता चले, इन दैट केस स्पेशल रिकमेंडेशन, और दिस इज द प्रपोज्ड अमेंडमेंट, ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट है, और इससे ऊपर करने पर फाइन है, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हमको पता होने चाहिए। सो ये रिकमेंडेशन दिया है, 1 मेडिकल ऑफिसर की आवश्यकता है 20 वीक तक। मेडिकल बोर्ड अप्रूव्ड आफ्टर 24 वीक,
मेडिकल बोर्ड अप्रूव कर सकता है 24 वीक के लिए। ये अभी एक अमेंडमेंट को लाए जाने की घोषणा की गई थी पिछले दिनों में, राइट, एमटीपी एक्ट। तो ये भारत की प्रोविजन को भी मुझे बताना जरूरी था, राइट। 6 वीक इज अ वेरी लेस, 6 वीक embryo is a very less. We cannot even calculate if there is any deformities in the later period. So what will happen? And that is why there must be some balanced approach so that all the different problems should have tackled, right? So Center of the Reproductive Rights says that these laws are inconsistent because this is a very less period, कंपेरेटिवली लेसर पीरियड, राइट। चलिए अब देखिए, आपने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन के बारे में सुना होगा, वॉयगर 1, वॉयगर 2, और आपको यह भी पता होगा वॉयगर 1 और वॉयगर 2 इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गए। इंटरस्टेलर स्पेस, व्हाट इज दिस? ये तो बहुत पहले पहुंच चुके थे। वॉयगर 1, वॉयगर 2 सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाला है अब तक वॉयगर 1, राइट। 70s में इसे छोड़ा गया था, 79 अराउंड। और वॉयगर 1 प्रॉब इसने रिसेंटली क्या है, हमिंग साउंड सुना, मतलब कुछ आवाज आ रही है हमिंग की, है ना, बजिंग की, हमिंग की। द साइंटिस्ट हैव नेम्ड दिस प्लाज्मा वेव एमिशन। आपको पता है यूनिवर्स में प्लाज्मा जो कि 4th स्टेट है, बहुत ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है इस यूनिवर्स में प्लाज्मा। आपको एक प्लाज्मा का एग्जांपल, इफ यू वांट टू नो व्हाट इज प्लाज्मा, व्हेनेवर वी प्लग इन whenever we plug in socket, when you see the fires, जो चिंगारियां आती हैं, that is what, that is a plasma। प्लाज्मा ये होता है जो सन से लगातार पृथ्वी पर आ रहा है, बट सन के आयनोस्फीयर के कारण, सन के एटमॉस्फेयर के कारण हम लोग बच जाते हैं, लेकिन प्लाज्मा के बहुत सारे वेव्स जाते हैं मून पर, क्योंकि वहां पर कोई इस प्रकार का आयनोस्फीयर नहीं है। सो वॉयगर 1 लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला मिशन है अब तक का, राइट। ठीक है, वॉयगर 1। तो मैं आपको इंटरस्टेलर स्पेस क्या होता है, जहां तक सूर्य, एक मिनट कुछ दिक्कत हो रही है, सो वॉयगर 1, वॉयगर 2 में आपको ये बातें पता होनी चाहिए। अब देखिए ये कहां पर पहुंच चुके हैं, आपको शायद ये मैप दिखाई दे रहा होगा बहुत आसानी से, है ना, मैप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। एक बार थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। सो देखिए, सन हमने अर्थ से इसे भेजा होगा, और है ना, और अब ये इंटरस्टेलर स्पेस पर वॉयगर 1, वॉयगर 2 दोनों यहां पहुंच चुके हैं। हेलियोस्फीयर से भी, हेलियोस्फीयर जो है सूर्य का चमक जहां तक जाता है उससे भी बाहर चलेगा, और अब ये ऊर्ट क्लाउड में जाएगा। आपको पता होगा मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है, एस्ट्रॉइड बेल्ट है। इन सबको ये पार करता हुआ, इन सब से सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून को अध्ययन करते हुए फाइनली ये इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गया। दिस इज रिटन हियर, इंटरस्टेलर स्पेस। और ये हेलियोस्फीयर है जहां तक सन का लाइट जाता है। और यहां पर एक और दूसरा, मैं आपको एक दूरी पर ये दिखा देता हूं कि यहां पर प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, ये जो स्टार्स हैं ये कहीं बहुत दूर हैं, राइट। तो इनके बीच में, दो स्टार्स के बीच में बिल्कुल डार्क एरिया होता है, उसी को बोला जाता है इंटरस्टेलर स्पेस। और यहां पर ये ऊर्ट क्लाउड है, राइट। और ये ऊर्ट क्लाउड से ही जो पुच्छल तारे आते हैं, जो टेल स्टार, वो भी यहीं से जो है सन को राउंड करने आते हैं, राइट। तो वॉयगर 1, वॉयगर 2 ने स्पेशल प्रकार की साउंड सुनी है, राइट। दिस साउंड वाज हर्ड आफ्टर वॉयगर 1 एग्जिस्टेड इन द हेलियोस्फीयर एंड एंटर्ड हेलियोस्फीयर से जैसे इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचा। फर्स्ट हमिंग साउंड वाज हियर्ड आफ्टर 3 months ऑफ वॉयगर 1 एग्जिटेड हेलियोस्फीयर। जैसे हेलियोस्फीयर से बाहर गया
तब वहां पर कुछ साउंड सुनाई दी। द सेकेंड साउंड वॉज हर्ड आफ्टर 6 months एंड द वॉयगर 1 एग्जिस्टेड इन द हेलियोस्फीयर, हाउएवर द सेकेंड वेव वॉज लाउडर। तो दूसरी, तो अभी ये लोग रिसर्च कर रहे हैं और यहां पर ये प्लाज्मा की उम्मीद जताई जा रही है कि प्लाज्मा वेव एमिशंस कहीं ना कहीं से इनको प्राप्त हो रहा होगा, राइट। सो वॉयगर 1, वॉयगर 2 बहुत पुराने मिशन हैं। वॉयगर 1 पहला स्पेस क्राफ्ट था, दिस वाज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट ऑफ द हेलियो, जो कि हेलियोस्फीयर में पहुंचा 2012 में। आज तो ये हेलियोस्फीयर से भी बाहर जाकर इंटरस्टेलर स्पेस में, देखिए वो 1977 में इसे लॉन्च किया गया था। एंड द स्टडी ऑफ द आउटर सोलर सिस्टम प्लैनेट सच एज सैटर्न एंड जुपिटर, इनको भी इसने अध्ययन किया है। उसके बाद वॉयगर 1 भेजा एंड दे आर ट्रैवलिंग लॉन्गेस्ट, तो सबसे ज़्यादा। तो देखिए आपको करंट अफेयर्स में कुछ कंटेंट जो है आपको साइट पर मिल जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसे, आयरलैंड का जो हेल्थ सर्विस अंडरगोज रैंसमवेयर अटैक, जिस प्रकार से आपने कॉलोनियल पाइपलाइन अमेरिका के ऊपर रैंसमवेयर अटैक का सुना होगा, उसी प्रकार से आयरलैंड की हेल्थ सर्विस अंडरगोज इन रैंसमवेयर। ये सभी क्या है, रशियन हैकर हैं जो फिरौती मांगते हैं। फिरौती का मतलब एक रैंसम अमाउंट, देन ओनली दे लीव द कंप्यूटर अनअफेक्टेड, अदरवाइज दे विल infect via many viruses, they will corrupt the hard disk, etc. So regularly there is ransomware attack is happening all over the world, or day by day the confidence of these hackers is increasing. So what is millisecond pulsar, आप अपने लेवल पे पढ़ेंगे, otherwise I'll cover in the next lecture. I'll cover first and foremost some I would like to cover some MCQs. deep shake, हम लोग deep shake is earthquake early warning system. अर्थक्वेक को देखिए हम लोग अब तक जो पता लगाते हैं, प्राइमरी जो वेव होती है वो पहले आ जाती है अर्थ पे, लगभग 2 से 3 से 4 सेकंड पहले। उसके बाद सेकेंडरी वेव जो होती है ना, ये ज्यादा तबाही मचाती है ऑन द सरफेशियल एरिया। प्राइमरी वेव्स की मदद से जापान को पता चल जाता है, राइट। या फिर आपको पता होगा जहां कहीं भी भूकंप आने वाला है वायुमंडल में, इन एटमॉस्फेयर, there will be increase in the radon gas, there will be increment in the radon gas, है ना, right. So it is also one of the parameter so that we can have early warning system for earthquake. But now this is a deep shake, a new network, so we will discuss about this as well, but we will discuss today some very important MCQs. Axiom mission, it is also an important mission, so please read this. So सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, सो वी हैव स्टार्टेड सम एमसीक्यूज, यू नीड टू गिव द आंसर, और मैं आंसर आज ही बताऊंगा आपको, लेकिन माय रिक्वेस्ट इज जस्ट पॉज द वीडियो, राइट, जस्ट पॉज द वीडियो एंड गिव योर आंसर एंड आई विल डिस्कस इट। तो आप पॉज करके देख लीजिए। क्वेश्चन ये है, साइक्लोन जो तौकते है, या तौकते नहीं बोलेंगे, ताउते बोलेंगे, के इज साइलेंट हियर, सो करेक्ट क्या नहीं है, पॉज कर लीजिए एक बार, आप लगाइए क्या सही है क्या गलत है। नाउ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द आंसर। द नेम ऑफ ताउते या ताउते इज गिवन बाय म्यांमार, यस। बर्मीज में जो ताउते है इसका मतलब होता है गैको, गैको, और गैको का मतलब क्या होता है, छिपकली, एक बड़ी लिजार्ड। इट विल मेड लैंडफॉल इन इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात, बिल्कुल गुजरात के अंदर लैंडफॉल ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो इसका इंपैक्ट है वो गुजरात में होने वाला है ना, हो गया है, ठीक है। इट ओरिजिनेटेड इन पर्शियन गल्फ, नो, इट वाज ओरिजिनेटेड इन अरेबियन गल्फ, मूव्स टुवर्ड्स वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, हाँ ये ठीक था, सी इज इनकरेक्ट है। इट डेवलप्ड इन प्री मानसून पीरियड, बिल्कुल सही बात है, मानसून से पहले आया, यस, सो सी इज इनकरेक्ट है। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। सो ब्रीफ में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। म्यांमार ने नाम दिया, बर्मीज लैंग्वेज में इसका मतलब गैको होता है, जो एक प्रकार की लिजार्ड होती है। लैंडफॉल फर्स्ट इन गुजरात, और ये अरेबियन सी में आया, राइट। और इससे पहले निवार मैंने आपको बताया था तमिलनाडु में आया था। मैंने पूरे डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बात की है कि किस प्रकार से ये साइक्लोन्स बनते हैं, व्हाट इज द फॉर्मेशन एक्सेट्रा। ताउते इज द 4th साइक्लोन इन कंसेक्यूटिव ईयर, और ये
have developed in the Arabian Sea, not originated in Persian Gulf, right? So ये पिछले 20 वर्षों का सबसे ताकतवर तूफान है अरेबियन सी की साइड से। अगला क्वेश्चन है अगेन रिगार्डिंग साइक्लोन के बारे में, यहां पर क्या स्टेटमेंट सही है, क्या स्टेटमेंट गलत है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साइक्लोन। साइक्लोन के बारे में क्या कथन सही है बताइए। द आई ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज अ रीजन ऑफ क्लियर स्काई, वार्म टेम्परेचर एंड लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या ऐसा कुछ होता है? क्लियर स्काई होता है, वार्म टेम्परेचर होता है। सेकेंड पॉइंट है, आप लोग पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हैज लेड डाउन गाइडलाइन फॉर द कंट्रीज इन एवरी रीजन टू प्रोवाइड नेम ऑफ द साइक्लोन। क्या ऐसा कुछ है क्या कि साइक्लोन के नेम इस तरह से दिए जाते हैं? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मैंडेटेड टू द नेम ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटेड टू द नेम ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द नॉर्थ इंडियन ओशियनिक रीजन। क्या आईएमडी के पास है क्या ये मैंडेट करने का? बताइए, पढ़िए, पॉज कीजिए और आंसर दीजिए, है ना। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? सो चलिए देखते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ ब्रीफ में डिस्कशन भी कर लेता हूं साथ में। देखिए, पहले पॉइंट में तो नो डाउट बिल्कुल सही है, आई ऑफ द साइक्लोन में बिल्कुल क्लियर स्काई होता है। मैंने आपको बताया था गर्मी ज्यादा रहती है और वो इस तरह से कुछ ऊपर की तरफ वार्म होकर ऊपर उठता है। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, बिल्कुल सही है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां हो जाएगा एंड दैट इज वाई आसपास की गैसेस इधर तेजी से आएंगी। सो यस, फर्स्ट पॉइंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर, है ना। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन इंटेंस सर्कुलेशन स्टॉर्म है। मैंने आपको बताया था समुद्र का, ओशियन का जो 60 मीटर 60 मीटर का जो रेंज है, वहां पर यदि 27 डिग्री से 28 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तब ये ऐसा होता है, राइट। दूसरा, यहां पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन है, यस, नेम कंट्रीज देती हैं और इस हमारे जो इंडियन ओशियन है, यहां पर 13 देशों ने अपने अपने 13 नाम दिए गए हैं। टोटल 169 नेम्स हो चुके हैं। समय समय पर ये नाम अलग अलग कंट्री के चेंज होते रहते हैं। अब कोई नया साइक्लोन आएगा इस रीजन में, भले ही वो ओमान में आए, तो अगले वाले कंट्री के द्वारा नाम जो दिया गया उसे रखा जाएगा। और ये जो लिस्ट है इसे अब रिपीट भी किया जाएगा, पहले रिपीटिंग वाली बात। और यहां पर देखिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट is one of the 6 regional specialized meteorological centers RSMC in the world। तो IMD की जो RSMC है उसके द्वारा ये दिया जाता है। तो तीनों ही पॉइंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट है। और मैंने आपको बताया था कि जो IMD जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। प्लीज एक बार लेक्चर देखिए, क्योंकि मैंने वहां पर आपको कंप्लीटली डिस्कस किया है कि साइक्लोन कैसे बनता है, किस तरह से इंपैक्ट होता है। प्रीवियस साइक्लोन्स को भी मैंने कंपैरिजन किया है। सो ये सभी वो 13 देश हैं। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस एज वेल, है ना। वन सेकेंड, राइट। सो दीज आर द 13 कंट्रीज, दीज आर द 13 कंट्रीज। इंडिया, यहाँ से बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड यमन। अभी देखिए, मैंने आपको आज ही के दिन ये चीज़ पढ़ाई है। सो रिसेंटली वी हैव डिस्कस द फेजार्ड बी गैस फील्ड। तो ये हाल ही में न्यूज़ में था, आप पॉज करके देखिए, क्या अरेबियन सी से रिलेटेड है ये, क्या ब्लैक सी से रिलेटेड है ये, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसकी मैपिंग को भी लोकेट कीजिए, मैंने मैप दिखाया आपको। कैस्पियन सी या फिर पर्शियन गल्फ, तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि ये पर्शियन गल्फ से रिलेटेड है ना। और ये ईरान और सऊदी अरब के बीच वाला क्षेत्र है। जो भारत की ONGC विदेश लिमिटेड ने सबसे ज़्यादा इसमें मदद की है, इसकी खुदाई करने में, राइट, एक्सट्रैक्ट करने में। सो फेजार्ड बी गैस फील्ड इज अ डोमेस्टिक गैस फील्ड प्रोड्यूसर located in the Persian Gulf, and we have signed in 2002 ONGC Videsh, Indian Oil Corporation and Oil India. The contract expired in 2009 and finally they have rejected Indian plea. So next question आपका related to है political science.
पॉलिटिकल साइंस से रिलेट करता है। सो यहां पर आपका प्रश्न है लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। पॉज कर लीजिए एक बार और बताइए विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में क्या कथन बिल्कुल सत्य है, बताइए। पॉज कर लीजिए, 1 2 3 पॉइंट यहां पर दिया गया है। एंड आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि इसका जो आंसर है यू विल गेट इन द PDF जो रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती है। तो आप उन PDFs को भी पढ़ेंगे, रेगुलर बेसिस पर कवर करेंगे ताकि एक कंप्लीट प्रिपरेशन हो सके। मैं यहाँ पे आपको एक एक एस्पेक्ट, एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट को हिंदी, इंग्लिश एंड एज पर योर रिक्वेस्ट द कंटेंट विल बी ओनली इन इंग्लिश बट आई विल कम्युनिकेट बाइलिंगुअली। सो थैंक यू सो मच। इसका आंसर आपको देना है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट हेयर। आंसर इज ऑलरेडी गिवन बिलो, राइट। तो now we will meet in the next lecture. So thank you so much for today, and soon we will be with 20 May current affairs. I'm also teaching the Yojana Kurukshetra magazine. If you are interested, please enroll that, as well as I'm covering the internal security part. So many of the section we will cover regularly, and we will see each and every point pictorial. So thank you so much. Enjoy your life. God bless you everyone.